हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल वेलकम टू कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ढंग से कर रहे होंगे। जो आपको 9 फरवरी 2026 को जो बिहार बोर्ड के अंदर पेपर होने वाला है उसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पता है आपको, एक जो हिंदी आप पढ़ते हैं दिगंत। इस दिगंत के अंदर एक और छोटी सी पुस्तक जुड़ी हुई होती है जिस पुस्तक का नाम है प्रतिपूर्ति। ठीक है, तो हम आपको फिर से याद दिलाते हैं। इस दिगंत के अंदर आप दिगंत के अंदर 2 सेक्शन पढ़ते हैं और एक और सेक्शन आपके दिगंत के साथ जुड़ जाती है जिसको प्रतिपूर्ति बोलते हैं। ठीक है, तो दिगंत के अंदर आप पढ़ते हैं गद्य खंड के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा इसमें पद खंड के बारे में पढ़ते हैं और तीसरा जो सेक्शन इसके साथ अटैच होती है उसको प्रतिपूर्ति बोलते हैं। प्रतिपूर्ति बोलते हैं और प्रतिपूर्ति भी आपके एग्जाम के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पुनः याद दिला देता हूँ कि इस प्रतिपूर्ति चैप्टर के अंदर कभी भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कभी भी तैयार नहीं करना है क्योंकि कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। और दूसरा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको याद नहीं रखने हैं क्योंकि इस प्रतिपूर्ति से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कभी आज तक नहीं पूछे गए और ना ही पूछे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इस प्रतिपूर्ति टॉपिक के अंदर जो ध्यान रखने वाली बात है वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को नजर रखते हुए आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए आप इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और तैयार करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस प्रतिपूर्ति को जब पढ़ाऊंगा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बता दूं जहां जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, निकल सकते हैं, हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद, मेरे इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको कहीं दूसरे जगह पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सभी क्वेश्चंस को याद करने वाले, जो 2026 में क्वेश्चन आने वाले हैं हम उसको भी बता देंगे। और जो पीछे आ चुके हैं, जो पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो भी आपको बता देंगे। तो ओवरऑल मिला जुला के आप सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। 2026 वाले क्वेश्चन भी हम आपको इस प्रतिपूर्ति के अंदर बता देंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए इस बात को। मेरे इस पढ़ा लेने के बाद आप एंड ऑफ दिस लेक्चर आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर प्रतिपूर्ति चैप्टर को। तो पहले प्रतिपूर्ति का मतलब क्या हुआ मैं आपको डिफाइन कर समझा देता हूं। आप सोचिए दोस्त, प्रतिपूर्ति क्या होता है? प्रतिपूर्ति का मतलब होता है कमी को पूरा करना या किसी चीज की भरपाई करना। अब सोचिए कमी की पूरा कैसे किया जाता है। मान लीजिए सपोज कि ये हमारी स्टाइलिश पेन है, इस पे जिस पे मैं लिख कर आप लोग पढ़ाता, स्टाइलिश पेन है। इस स्टाइलिश पेन का कीमत अगर है 500 रुपीज। ठीक है, मैंने शॉपकीपर से क्या किया, इस दुकान को परचेज किया। तो अब सोचिए इसको दुकान से हमने परचेज किया और इसको दुकान से जब परचेज किया तो 500 रुपीज हमने दिया। तो अब देखिए दुकान से हम पेन को हमने परचेज किया है, यानी दुकान के पास किस चीज की कमी हो गई? एक पेन की कमी हो गई। लेकिन उस पेन के वजह में पेन के स्थान पे हमने क्या दिया है, उसको 500 रुपीज दिया है। तो मतलब उसके पास की एक पेन की जो कमी की कीमत को भरपाई करने के लिए हमको 500 रुपीज देना पड़ा। तो यही क्या है? प्रतिपूर्ति। यहाँ 500 रुपीज क्या है? प्रतिपूर्ति। आप कभी सुने होंगे कि जब भी हम किसी पर्सन से हम कोई वस्तु लेते हैं तो उस पर्सन के पास क्या होता है, उस वस्तु की कमी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन के पास वस्तु की कमी हुई चीजों को पूरा करने के लिए या तो हम किसी वस्तु के साथ रिप्लेस कर देते हैं, उसके वजह में कोई और दूसरा वस्तु दे देते हैं या उसकी कीमत हम दे देते हैं। तो मतलब उसकी भरपाई को पूरा करने के लिए हम क्या दिए, या तो किसी वस्तु के साथ उसको रिप्लेस कर दिए या फिर उसके जगह पर हम उसको पैसा दे दिए। ठीक है, तो प्रतिपूर्ति का मतलब यही होता है कि हम किसी खाली स्थान को भर दें, किसी कमी को हमने भर दिया। और कमी को भरने के लिए हम क्या दे सकते हैं, या तो उसकी कीमत दे सकते हैं या उसके
उसके वजह में कोई उसके स्थान पे कोई वस्तु दिया जा सकता है। ठीक है, और भी बता दूं कि आप हमेशा जब गवर्नमेंट कभी सरकार सुना बताती है कि मान लीजिए कि कभी बहुत बड़ा फ्लड आया, बहुत बड़ा फ्लड आया, बहुत ज़्यादा किसानों लोगों की फसलें सब नुकसान हो गई, तो सरकार एक फंड रेज करती है। फंड रेज करती है जो सरकार की जो आम जनता किसान की जो फसलें नुकसान हो चुकी होती तो उनकी कमी को पूरा करने की कुछ पैसा देती है सरकार। उसकी क्षतिग्रस्त को पूरा करने के लिए उसकी कुछ पैसा देकर उसकी प्रतिपूर्ति करती है, उसकी कमी को थोड़ी सी फुलफिल करती है। तो यही होती है प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति का मतलब ही होता है हम किसी खाली स्थान को भर देते हैं या किसी कमी को हम भर देते हैं, किसी कमी को भर देते हैं या भरपाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिपूर्ति का मतलब समझ में आ गया कि किसी काम के बदले कोई जब कुछ देना ना, कुछ देना क्या है, प्रतिपूर्ति हो गई। ठीक है, तो हम चलिए इस हम टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। और मैं बता दूं कि आपके पास ये 9 फरवरी को पेपर होने वाला है। 9 फरवरी को पेपर होगा। 9 फरवरी को आपको पता है ये पेपर होने वाला है। 9 फरवरी को आपको पेपर होने वाला है। अब देखिए इसमें 3 कहानी, ओवरऑल मिला जुला के हम 3 कहानी पढ़ेंगे। ये आपकी प्रतिपूर्ति के अंदर 3 कहानी पढ़ने वाले हैं। एक रस्सी का टुकड़ा पढ़ने वाले हैं, एक कलर की मौत पढ़ने वाले हैं, तीसरा पेशगी पढ़ने वाले हैं। पेशगी पढ़ने वाले 3 कहानी पढ़ेंगे। और मैं बता दूं पहला कहानी के लेखक कौन है, रस्सी का टुकड़ा। ये रस्सी का टुकड़ा है ना, इस रस्सी के टुकड़ा के लेखक है गाई डी मोपासा। और आपको याद रखना चाहिए दोस्त, गाई डी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, गाई डी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। कलर की मौत, ये देखिए इस कलर की मौत की रचना किसने किया था, अंतोन चेखव। और आपको पता है इस कलर की मौत की रचना अंतोन चेखव कहाँ के रहने वाले थे, अंतोन चेखव ये रूस के रहने वाले थे। और ये पेशगी, देखिए पेशगी की रचना किसने किया था, हेनरी लोपोज, हेनरी लोपोज ने किया था, हेनरी लोपोज ने किया था। अब चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो आपको पढ़ाना है इस टॉपिक के अंदर। हम अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। चलिए आप देखिए प्रतिपूर्ति, आप इस बात को याद रख लिए कि रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा है, गाई डी मोपासा। रस्सी का टुकड़ा, इनका जन्म 1850 में हुआ था, 1850 और 1893 में, याद रखेंगे 1850 और 1893 में। कलर की मौत, इस कलर की मौत की रचना किसने किया था, अंतोन चेखव। ये 1860 से और 1904, मतलब 1860 में इनका जन्म हुआ था दोस्त, और 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट है पेशगी, जो तीसरी कहानी इस प्रतिपूर्ति के अंदर है वो है पेशगी। पेशगी के अंदर हेनरी लोपेज नाम के हेनरी लोपेज ने लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था, 1937 के अंदर, 1937 में इनका जन्म हुआ था। चलिए अब हम इस कहानी के अंदर कुछ चीज़ें बताऊं। इस कहानी के अंदर देखिए, कहानी के अंदर कुछ चीज़ें बताऊं इसके पहले हम अब कहानी को लेते हैं जिसमें रस्सी का टुकड़ा, जिसको गाई डी मोपासा नाम के लेखक ने इससे लिखा है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। एक रस्सी के टुकड़ा में क्या बताना चाहते हैं उसको बताने से पहले हम थोड़ी सी पॉइंट को डिस्कस कर देना चाहते हैं आपसे। ठीक है, आप याद रखेंगे हमने नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन हम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर हम जरूर इस नोट्स को पिन कर देंगे। इन्होंने लिखा है कि 1870, याद रखिए जो गाई डी मोपासा है ना, 1870 से लेकर 1890 के बीच में इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, 300 कहानियाँ। ठीक है, कब, 1870 से लेकर 1890 तक इन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी है, आंसर क्वेश्चन पूछेगा तो 300 कहानियाँ लिखी हैं। और कितने उपन्यास लिखे हैं, 6 उपन्यास इन्होंने लिखा है। और 3 यात्रा पुस्तकें लिखा है और एक कविता लिखा है, एक कविता के पुस्तक इन्होंने लिखे। तो अब फिर से आपको याद दिला देते हैं कि 1870 से 1890 में इन्होंने गाई डी मोपासा ने कुल लगभग 300 कहानियाँ लिखे हैं, 300 कहानियाँ और 6 उपन्यास और 3 यात्रा पुस्तक और एक कविता के पुस्तक इन्होंने लिखा है। ठीक है, और मैं आपको आगे बता दूं कि लेखक जो गाई डी मोपासा हैं, इन्होंने समाज में जो बुजुर्वा समाज के लोग होते हैं, इन्होंने मतलब कि गाई डी मोपासा जो है ना, इस कहानी में बताते हैं कि जो समाज में बुजुर्वा समाज के लोगों के चाल चरित्र को बेपर्दा किया है।
क्या चाल चरित्र को बेपर्दा किया। कौन से समाज के लोगों को बेपर्दा किया है? बुजुर्वा समाज के लोगों को। तो आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछी जाएगी अब कि गाइडी मोपासा ने, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आने वाली चीज़ों को हम बता देते हैं आपको। अब इन ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाएगा जो 1870 से लेकर 1890 में इन्होंने कुल कितने कहानियां लिखी। तो कुल कहानियां कितने लिखी? 300। और उपन्यास कितने लिखे? 6। और 3 यात्रा पुस्तकें लिखी इन्होंने, और 1 कविता के पुस्तक इन्होंने लिखी। कब? 1870 से 1890 में। और इसमें लेखक गाइडी मोपासा लेखक है ना, इन्होंने समाज में बुजुर्वा समाज के चाल चरित्र का बिल्कुल बेपर्दा किया है। बिल्कुल क्या किया है? उसके ऊपर बेपर्दा किया है। तो अब हम अगले आपको कहानी के अंदर जाऊं, इसमें फिर से आपको याद दिला देता हूं कि इस प्रतिपूर्ति के अंदर 3 कहानी याद रखेंगे। आप उंगलियों के साथ याद रखिए चीज़ों को, ठीक है। पहला, रस्सी का टुकड़ा। इस रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा है? गाइडी मोपासा पूछेगा। और ये कहाँ के? गाइडी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। अब चलिए तीसरा पूछेगा, क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत का लेखक किसने किया है? इसको लिखा किसने है? अंतोन चेखव। और ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। और पेस्की किसने लिखा है? हेनरी लोपेज। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अफ्रीकन देश के, ठीक है। चलिए आपको इस प्रतिपूर्ति में 3 कहानी में से हम पहली कहानी को अब उठाते हैं। पहली कहानी को लेते हैं, रस्सी का टुकड़ा, जिसका लेखक है गाइडी मोपासा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो चलिए अब हम आपको इस कहानी को छोटी सी सारांश में बता देते हैं इस कहानी के अंदर कि इसमें कितने किरदार हैं जिसके आसपास ये कहानी पूरी तरह से घूमने वाली है, ठीक है। तो पहला किरदार यहाँ पर है इस रस्सी के टुकड़े के अंदर। एक बूढ़ा किसान था, एक गरीब बूढ़ा किसान था जिसका नाम था होसे कम। तो एक गरीब बूढ़ा किसान जिसका नाम क्या था? होसे कम था, ठीक है। और दूसरा इस कहानी के किरदार में कौन है? एक मालेंदे नाम के, जो इस एक गरीब बूढ़े किसान का क्या था? दुश्मन था। और वह कौन था? मलांदे था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि इस छोटी सी सारांश हम आपको समझा देना चाहते हैं कि इस गरीब किसान किधर चलता क्यों नहीं है? चलिए, तो रस्सी के टुकड़ा के अंदर जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जैसे एक गरीब बूढ़ा किसान रास्ते में गिरा हुआ एक रस्सी का टुकड़ा उठाता है। क्या करता है? एक गरीब बूढ़ा किसान रास्ते में गिरा हुआ एक रस्सी का टुकड़ा क्या करता है? उठाता है। और उठाकर क्या करता है? अपने पतलून के जेब में क्या करता है? उसे रख लेता है, पतलून के जेब में रख लेता है। और इस दृश्य को उसका दुश्मन मलांदे देख लेता है कि कुछ उठाकर उसने क्या रखा है? अपने पतलून के जेब में छिपा रखा है, ठीक है। और अब जो मलांदे था ना, इस गरीब बूढ़े किसान के ऊपर क्या करता है कि बटुए चोरी का आरोप लगा देता है। बटुए चोरी होने का इल्जाम आरोप में उसको फंसा देता है, ठीक है। क्योंकि उस दौरान उस बाजार में उस समय किसी का पर्स खो गया था और उसी दौरान इसके ऊपर बटुए चोरी होने का इल्जाम लगा दिया जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें फिर से आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि कैसे एक गरीब बूढ़ा किसान जो है ना, रास्ते में गिरा हुआ एक रस्सी का टुकड़ा क्या करता है? उठा लेता है। और उसका एक दुश्मन जिसका नाम था मलांदे, वो इस चीज को देख लेता है। वह गरीब बूढ़ा किसान अपने पूरे जीवन में यह साबित नहीं कर सका कि वह पर्स नहीं चुराया है, वह तो एक रस्सी का टुकड़ा उठाया है। वह पर्स नहीं चुराया। आजीवन भर अपने मृत्यु तक वो इस बात को साबित नहीं कर पाया कि वह पर्स नहीं चुराया है, वह तो एक रस्सी का टुकड़ा सिर्फ उठाया है, ठीक है। और ऐसा करते इसके बाद पे किसने विश्वास नहीं दिया?
विश्वास नहीं किया, ये पूरा जीवन भर जब तक ले जिया तब तक ले मतलब वो साबित इस बात को नहीं कर सका कि वह पर्स नहीं चुराया था, बल्कि वह रस्सी का एक टुकड़ा उठाया था। ठीक है, और फाइनली ये क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है। अंत में जाकर फाइनली इसकी डेथ, इस बूढ़े किसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब दूसरे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे कहानी हम अभी तो पहले छोटी छोटी हम सारांश आपको बता देते हैं, जिसमें रस्सी का टुकड़ा हम बता दिया कि एक जो है सिंपल एक गरीब किसान, एक गरीब बूढ़ा किसान रास्ते में गिरे हुए एक रस्सी का टुकड़ा उठाता है, उसके ऊपर पर्स चोरी होने का इल्जाम लगा दिया जाता है, लेकिन ये पूरे अपने आजीवन भर इस बात को साबित नहीं कर पाता है कि वह तो पर्स नहीं चुराया है, वह तो सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा उठाया है। इस पूरे मृत्यु तक अपने इस बात को साबित नहीं कर पाता है, और अतः वह अंत में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कलर की मौत। कलर की मौत के अंदर एक व्यक्ति की अचानक व्यक्ति को छींक आ जाता है। एक व्यक्ति को अचानक क्या हो जाता है, छींक आ जाता है, और वह छींक जो होता है ना, एक बड़े पद पर बैठे आदमी के ऊपर पड़ जाता है, बड़े पद वाले आदमी के ऊपर वो छींक पड़ जाता है। तो उस बात को वो जो है ना माफ़ी मांगना चाहता है, उस बात के लिए वो माफ़ी मांगना चाहता है उस आदमी से, लेकिन वह माफ़ी नहीं मांग पाता है, और वह हताश होकर, परेशान होकर, दुखी मन से घर लौटता है और अपने पत्नी को बताता है कि मेरे दुर्व्यवहार हुआ, हमसे गलत काम हो गया, गलत व्यवहार हुआ उस आदमी के साथ, मेरा छींक उस आदमी के ऊपर पड़ गया। तो उसके पत्नी उस आदमी को क्या बोलती है कि आपको इस बात के लिए, क्या इस दुख के लिए आपको माफ़ी उनसे मांगना चाहिए। और ये सुबह बन ठन कर, सुबह जो है कि बाल कटवा कर, कोट पैंट बढ़िया पहन कर उसके घर जाना चाहते हैं माफ़ी मांगने के लिए, और जाते हैं, लेकिन वो माफ़ी क्या करते हैं, मांग नहीं पाते हैं, वापस आ जाते हैं, और इस दुखी मन से क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और वो सोचते हैं माफ़ी मांगने के लिए क्यों ना हम इस छींक के हैं, इसके ऊपर हम एक लेटर लिख दें और लेटर से माफ़ी मांग लें, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये माफ़ी मांग नहीं पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद माफ़ी मांग नहीं पाते हैं, और फिर इनको उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, इनकी भी डेथ हो जाती है, इनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और तीसरा है पेशगी। आपको पेशगी में याद होना चाहिए कि पेशगी के अंदर भी एक नौकरानी रहती है, और इस नौकरानी का बेटा, इसमें बेटा की उसकी मौत हो जाती है। तो तीनों कहानी के अंदर आप देखेंगे कि तीनों कहानी के अंदर एक एक सिलसिलेवार कोई ना कोई मौत की तरफ मूव कर रहा है। एक रस्सी के टुकड़े में बूढ़ा किसान की मृत्यु हो जाती है, एक कलर की मौत में उस कलर की मौत में उसकी मौत हो जाती है, और तीसरा पेशगी के अंदर उसकी नौकरानी के बेटा की मृत्यु हो जाती है। तो अब सिलसिलेवार इसमें तीनों की में क्या हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है। चलिए अब इस कहानी को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहला कहानी हम उठाते हैं रस्सी का टुकड़ा। ठीक है, अब रस्सी के टुकड़ा में आप इस कहानी के अंदर जो किरदार है ना, इस कहानी के किरदार को समझिए। एक बूढ़ा किसान था, क्या था, एक बूढ़ा किसान था जिसका नाम क्या था, होसे कम। याद रखिएगा, एक बूढ़े किसान का क्या नाम था, होसे कम। रस्सी के टुकड़े में जो बूढ़ा किसान था उसका क्या नाम था, होसे कम। अब ठीक है, अब रस्सी का टुकड़ा उठाता है, ऑफकोर्स वो रस्सी का टुकड़ा उठाता है और उसे पतलून के जेब में रख लेता। रस्सी का टुकड़ा उठाकर उसे पतलून के जेब में क्या कर लेता, रख लेता। और इसी कहानी के अंदर जो बूढ़ा किसान था उसका एक दुश्मन था। उस दुश्मन क्या था, दुश्मन यही था, मलानदे। दुश्मन क्या था, मलानदे था। ठीक है, भरे बाजार में किसका पर्स, अब पूछा जाएगा जो भरे बाजार में किसका पर्स जो है खो चुका था। भरे बाजार में किसका पर्स कोई बटुआ बोलते हैं, पर्स या बटुआ खो जाता है। तो हुलब्रेक, क्या नाम था इसका, हुलब्रेक का पर्स खो जाता है। क्या था, हुलब्रेक का पर्स खो जाता है। चलिए अब देखिए, मैं थोड़ा क्या किया था ना, बंद करके रिकॉर्ड कर दिया हूँ। थोड़ा लेक्चर आपको पीछे हमको लेकर जाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूरा आपको सारांश, पूरी कंप्लीट इस रस्सी के टुकड़े की सारांश मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए
आप इस रस्सी के टुकड़े कोई राइटर किसने लिखा है गाइडी मोपासा। और ये गाइडी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, याद है। अब 1870 से लेकर 1890 में इन्होंने कुल 300 कहानियां लिखी, 300 कहानियां लिखे और 6 उपन्यास और 3 यात्रा पुस्तकें लिखी और एक कविता के पुस्तकें लिखी, ठीक है, 1870 से लेकर 1890 में। अब आगे इन्होंने जो एक लेखक ने, जो गाइडी मोपासा लेखक ने, इन्होंने बुजुर्गा समाज के, जो बुजुर्गा समाज के लोग होते हैं, उनके चाल चरित्र पर बेपर्दा किया है, ठीक है। अब इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, याद रखिएगा, अब इस सरांश में बता रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। भीड़ भाड़ वाली बाजार, जिस बाजार का नाम क्या था, गोदरवली, याद रखिएगा। वो भीड़ भाड़ वाली बाजार कौन से, गोदरवली, जहाँ गोदरवली भीड़ भाड़ वाली बाजार, गोदरवली से इस कहानी की शुरुआत होती है। और इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि भीड़ भाड़ बाजार वाली से वो बूढ़ा किसान जो लाठी के सहारे वो जा रहा होता है, तो उसके नेचर में था कुछ नीचे गिरा हुआ होता है, तो उसको उठाकर वो रख लेता था, ठीक है। तो वो गरीब बूढ़ा किसान उस रास्ते में गिरा हुआ एक रस्सी का टुकड़ा उठाता है, और रस्सी का टुकड़ा उठाता है, तो इस दृश्य को उसका दुश्मन मलांदे इस चीज को देख लेता है। और आपको पता है उस बाजार में मलांदे किस चीज का काम करता था, घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था उस बाजार के अंदर, जो गोदरवली बाजार की कहानी शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत गोदरवली बाजार से शुरू होती है, ठीक है। इस रस्सी के टुकड़े कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, गोदरवली बाजार से शुरुआत होती है। और उसी गोदरवली बाजार में इस बूढ़े किसान का, जो ये बूढ़ा किसान था ना, इसका जो दुश्मन मलांदे था, वहाँ काम करता था किस चीज का, घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था, ठीक है। तो जब गिरा हुआ रस्सी का टुकड़ा जब बूढ़ा किसान उठाता है, तो इस दृश्य को वह देख लेता है, इस दृश्य को वह मलांद देख लेता है, ठीक है। और उसके ऊपर बटुए चोरी का वह आरोप क्या कर देता है, लगा देता है, बटुए चोरी का आरोप लगा देता है, क्योंकि उसी भीड़ भाड़ बाजार वाले में हुलब्रेक नाम का एक पर्सन था, जिसका बटुआ खो गया था, हेरा गया था, और इस मलांदे ने उसके ऊपर बटुए चोरी का आरोप लगा दिया था। हालांकि वो बटुआ चोरी नहीं किया था, ठीक है। आजीवन भर प्रयास करता रहा, आजीवन भर मृत्यु तक उस बात को अपने साबित नहीं कर सका कि वह बटुआ चोरी नहीं किया था, बल्कि वह गिरे हुए रस्सी के टुकड़े को उठाया था। हमेशा इस बात को चिंतित रहता था, वो बार बार बाजार में आकर लोगों को समझाता था कि हम चोरी नहीं किए हैं, हम तो रस्सी के टुकड़े को ही उठाए हैं। लेकिन किसी ने इस बात के ऊपर उसके विश्वास नहीं किया, और अंत में इस चिंतित होकर वो एक दिन क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है। तो इस कहानी में पूछा जाएगा, ठीक है। कहानी में हमने देख लिया कि बटुआ किसका हेराया था, हुलब्रेक का बटुआ वापस किसने किया, मरियस पोमेल ने वापस अगले ही दोपहर 1 बजे के आसपास मरियस पोमेल ने उस बटुए को वापस कर दिया, क्योंकि बटुआ उसी को मिला था, गिरा हुआ बटुआ उसी को मिला था, उसने वापस कर दिया था, ठीक है। बटुआ वापस कहाँ किया गया था, मेयर के कार्यालय में। बटुआ वापस कहाँ किया गया था, मेयर के कार्यालय में। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे चैप्टर आगे बढ़ती है। अब बात होती है कलर की मौत। आपको पता है दोस्त, इस कलर की मौत की लेखक किसने किया था, अंतोन चेखव ने इनकी राइटर किए थे, इनकी लेखक और अंतोन चेखव। देखिए अंतोन चेखव लेखक किए थे, और इनका जन्म 1860 और 1904 में मृत्यु हुआ था, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए अंतोन चेखव की कहानी में बता दूं कि इसमें ओवरऑल सारांश क्या था। एक्चुअली ये व्यक्ति, ये सामान्य व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है कि अचानक से छींक देता है और देखता है आसपास के ऊपर, अपना सर को टिल्ट करता है और देखता है किसी के ऊपर तो नहीं छींका गया, तो नहीं, लेकिन एक नज़र इसकी पड़ता है कि एक पर्सन के ऊपर इसने छींक दिया था, ठीक है। एक पर्सन को छींक दिया था, लेकिन माफ़ी मांगना चाहा, लेकिन माफ़ी ये नहीं मांग पाता, और बहुत ही दुर्व्यवहार और दुखी मन से घर वापस लौटता है और अपने पत्नी को बताता है। और पत्नी कहती है कि आपको इस दुर्व्यवहार के लिए क्या करना चाहिए, उनसे जाकर माफ़ी मांग लेना चाहिए। और ये माफ़ी मांगने के लिए सुबह बाल कटवाता है और नई कोट पहनकर उसके घर जाकर माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन क्या करता है, घर पर जाकर माफ़ी जो है फिर मांग नहीं पाता है, और वही दुखी मन से वापस आता है और उसी कोट में लेटे हुए क्या कर जाता है, वो घर पर आकर मर जाता है, डेथ कर जाता है, ठीक है। इस कहानी के अंदर ओवरऑल सारांश में आई है। चलिए हम जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उस चीज़ को भी हम तैयार कर लेते हैं। देखिए अंतोन चेखव क्या थे,
अंतोन चेखव क्या थे? एक अंतोन चेखव रूसी कथाकार और नाटककार हैं। रूस के कथाकार और नाटककार अंतोन चेखव थे, जिन्होंने कलर की मौत की कहानी को लिखा है। देखिए चेखव की गिनती विश्व की सार्वकालिक महान लेखकों में होती है, विश्व की। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो चेखव की गिनती किस महान लेखकों में होती है, किस महान लेखकों में होती है? तो विश्व के सार्वकालिक महान लेखकों में होती है। उनका लेखन शासन व्यवस्था आगे लिखा जाता है। देखिए उनका लेखन व्यवस्था और शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे में उधारता है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे कि वो क्या थे? एक रूस के कथाकार और नाटककार थे। ये ऑब्जेक्टिव एक आपको यहाँ से बिना मिला। विश्व के सबसे महान लेखकों में कौन थे? सार्वकालिक महान लेखकों में कौन थे? अंतोन चेखव थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिला आपको। इनकी शासन व्यवस्था और इनकी तंत्र व्यवस्था कैसी थी? अब मानवीयता रेसे रेसे से उधारता था। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगला स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कलर। आपको पता है कलर, इसमें जो कलर की मौत में जो कलर था वो चेख्योको था। क्या था? चेख्योको। नाम ही अजीब सा है। ठीक है, ये रसिया का नाम है ना, चेख्योको। और ये अंतोन चेखव तो इसका कलर की मौत का लेखक है, लेकिन उसमें कलर जो था उसका चेख्योको था। और इसके अंदर एक किरदार एक और था, ब्रिजालो एक जनरल था। आपको पता है ये थोड़ी बड़ी पद पर बड़ी पद वाला आदमी था। ठीक है, और ये चेख्योको एक साधारण आदमी था। तो आपको पता है कि यही इसी के ऊपर छिप दिया था। ये ब्रिजालो जनरल इसी के ऊपर क्या किया था? इसने चेख्योको ने छींक दिया था। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। महान, आपको पता है ये अंतोन चेखव क्या थे? महान रूसी कथाकार थे। एनलेव तोल्स्टोय क्या था? ये तोल्स्टोय ने चेखव के लिए कहा था। महान रूसी कथाकार लेव तोल्स्टोय ने चेखव के लिए कहा था कि क्या कहा था? कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि चेखव को किसने अतुलनीय कलाकार कहा है? तो तोल्स्टोय ने कहा था। वह, अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं, वह जीवन के कलाकार है। क्या बोले थे लेखक? वहाँ चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, वह जीवन के कलाकार है। उनकी रचनाओं का गुण है कि वह बोधगम्य और भावनाओं की निकट न केवल वह प्रत्येक रूसी के लिए, प्रत्येक मानव के लिए ही है। ठीक है, अब देखिए आगे। चेखको ने यातायात मंत्रालय व सिविल जनरल ब्रिजालो पर छींक दिया था। किसके ऊपर? वो ब्रिजालो के ऊपर छींक दिया था। और वो क्या थे? ब्रिजालो क्या थे? यातायात मंत्रालय और सिविल जनरल थे, बड़े पद के ऊपर आदमी बैठे हुए थे। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे घर पहुंचकर, आपको पता है, घर पहुंचकर चेखको ने अपनी पत्नी को अपनी अभद्र व्यवहार के बारे में बताया था। तभी तो आपको बताएं कि उसकी पत्नी ने पुनः उसे क्या बोला था? इस दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगने के लिए कहा था। ठीक है, अगले दिन चेखको ने नई वर्दी पहनी और बाल कटवाए और ब्रिजालो से माफी मांगने वह गया। ब्रिजालो के माफ नहीं करने पर चेखव घर आकर क्या कर गया? मर गया। ठीक है, चेखव क्या किया? घर आकर मर गया। ठीक है, चलिए अब हम अगले पीडीएफ की तरफ चलते हैं, स्लाइड की तरफ। 5वीं स्लाइड क्या बोलता है? देखिए, अब बात आती है पेशगी की, जो हेनरी लोपेस, और ये कहाँ के रहने थे? अफ्रीकी देश के रहने वाली थी। और मैं बता दूं दोस्त कि अक्सर जो बड़े अमीर लोग, घर परिवार अमीर लोग होते हैं, वो जनरली अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, इनकी देखभाल करने के लिए ना
वो एक नौकर को रख देते हैं, नौकर या नौकरानी को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। ठीक है, इस कहानी में कुछ ऐसा ही है, इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। मैं आपको बता दूं, इस कहानी में अमीर जो परिवार से बिलोंग करती हैं वो ये थी गौरी मैडम। क्या नाम है यहाँ का, गौरी मैडम है, ये गौरी मैडम, ये अमीर परिवार से बिलोंग करती हैं और ये अपने बच्ची, इनकी बच्ची का नाम क्या है, फ्रैंकवा। याद रखिएगा, इस गौरी मैडम की बच्ची का क्या नाम था, फ्रैंकवा। और वो कितने वर्ष की थी, जब 2 महीने की थी, जब वो 2 मंथ की थी, तभी से उनकी इस गौरी मैडम की नौकरानी उस बच्ची की देखरेख करती थी, देखभाल करती थी। किसकी, फ्रैंकवा की। तो फ्रैंकवा किसकी बेटी थी, उस अमीर गौरी मैडम की बेटी थी, जो जब वो 2 महीना से थी तभी उसकी नौकरानी जो है उसकी देखरेख करती थी। ठीक है, उसकी नौकरानी, अब ये नौकरानी, इस नौकरानी का क्या नाम था, नौकरानी का नाम था कार्मेन। याद रखिएगा, इस नौकरानी का नाम कार्मेन था। तो जिस तरह गौरी मैडम का एक बेटी थी फ्रैंकवा, ठीक, कार्मेन की भी एक बेटा था हेक्टर, कार्मेन का बेटा था हेक्टर। और जब गौरी मैडम जब एक कार्मेन क्या करती थी, नौकरानी के काम करती थी, उसकी फ्रैंकवा बेटी का देखभाल करती थी। तो उसके महीने में उसको कितने पैसे मिलते थे, आप याद रखिएगा, 5,000 फ्रैंक मिलता था। कितना मिलता था दोस्त, 5,000 फ्रैंक मिलता था। आप इस बात को याद रखेंगे। देखिए, इसमें देखिए, अमीर परिवार की बात यहाँ पे हो रही है, अमीर परिवार की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, अमीर परिवार, गौरी मैडम यहाँ पे है, इनकी पुत्री का नाम क्या था, फ्रैंकवा, जो 2 महीने की थी तभी से इनकी यहाँ एक नौकरानी उस बच्ची की देखरेख करती थी। ठीक है, उस नौकरानी का क्या नाम था, कार्मेन। और उनकी कार्मेन का भी एक बेटा था, उस नौकरानी का भी एक बेटा था हेक्टर। ठीक है, और ये नौकरानी का गांव क्या था, माकेले केले, अजीब सा नाम है, माकेले केले उनका गांव का नाम था। ठीक है, तो इस कहानी में पुनः हेनरी लोपेज वाली कहानी को हम फिर से पुनः याद करा देते हैं आपको कि देखिए, हेनरी लोपेज में हमें ये बताया गया कि जिस तरह अमीर परिवार के लोग होते हैं, यहाँ पे अमीर परिवार से रिप्रेजेंट किया है गौरी मैडम। ठीक है, तो अमीर लोग अक्सर अपने छोटे बच्चों को देख रेख करने के लिए नौकर को हायर करते हैं, नौकरानी को हायर करते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे गौरी मैडम जो है ना, ये अमीर परिवार की है और इनकी बेटी का नाम है फ्रैंकवा। जब 2 महीना की थी तभी इनके यहाँ एक नौकरानी इस बच्ची की, फ्रैंकवा को देख रेख करने के लिए हायर की थी। उस फ्रैंकवा को देख रेख करने के लिए हायर की थी और इसके बदले में उस नौकरानी को 5,000 फ्रैंक पर मंथ मिलता था। ठीक है, और वो किस गांव से रहने वाली थी, केले गांव से आती थी। वो नौकरानी कहाँ से आने वाली थी, आती थी केले गांव से आती थी। ठीक है, अब ये एक्चुअली इसके कार्मेन का बेटा हेक्टर था, छोटा था, लेकिन इसके पहले इस कार्मेन के 2 बच्चे भी मर चुके थे। इसके पहले, इस हेक्टर से पहले भी कार्मेन का इस नौकरानी का 2 बच्चे पहले भी मर चुके थे। क्योंकि अक्सर एक क्या है ना, गरीब परिवार से आती है, एक नौकरानी एक गरीब परिवार से आती है, पैसे की दिल्लत और कमी होने की वजह से एक अच्छे हॉस्पिटल में अपने बच्चों की इलाज नहीं कर पाई। और इस वजह से क्या हुआ, जो है ना, इसके बाद जो है ना, ये झाड़ फूक करने वाले के पास इलाज करने के लिए जाती थी। ठीक है, पैसे कमी होने की वजह से, और इस वजह से 2 बच्चे भी इनके मर गए थे। ठीक है, बेटे के इलाज के लिए अब देखिए, एक दिन क्या होता है कि हेक्टर है ना, इनका कार्मेन नौकरानी की जो बेटा हेक्टर, इसकी भी एक दिन तबीयत खराब हो गई थी। और आपको पता है गौरी मैडम बहुत खतरनाक थी, बहुत अत्याचार करती थी इस नौकरानी के ऊपर। वो नौकरानी को बोलती थी कि अगर तुम एक भी दिन अगर छुट्टी ले लिए तो नौकरी से तुमको निकलना पड़ेगा। ठीक है, और इसे डरा कर रखती थी। तो इसलिए वो क्या, पैसे के लिए रेगुलर जाना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ये जो है नौकरानी ये गौरी मैडम से इलाज उस हेक्टर के इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो सोची थी कि अब जो है कि झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाएंगे, अब एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाएंगे। और इलाज कराने के लिए पैसे कुछ मांगने उस गौरी मैडम के पास गई थी। तो बेटे के इलाज कराने के लिए कितने रुपए मांगे थे, 500 फ्रैंक मांगे थे। लेकिन जिस दिन वो मांगी थी ना, उस दिन वो पैसा उसे नहीं मिला था। क्योंकि गौरी मैडम ने क्या बोला था कि अगले दिन आना, अगले दिन पैसा देंगे। लेकिन जब वो लौटी घर, जब वो शाम को जब घर आने के लिए लौटी,
तो उसे रास्ते में ऐसा आभास हो रहा था कि मेरा बेटा जो है काफ़ी क्या है, परेशानी में है, लग रहा है वो जी नहीं पाएगा। और ऐसा उसके मन में कुछ अब चल रहे हैं, बुरे ख्यालात चल रहे हैं। और ऐसे सोचते सोचते वो आती है और हेक्टर चिल्लाते हुए आती है, और आती है तो घर पर देखती है कि क्या हुआ, उसका बेटा मर चुका है। ठीक है, उसका बेटा इसमें। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बेटे के इलाज के लिए वह गौरी मैडम से कितने रुपए मांगे थी, 500 फ्रैंक मांगे थे। और कितने फ्रैंक पर महीने काम करती थी, 5000 फ्रैंक पर काम करती थी। और एक कारमेन क्या थी, उनके नौकरानी थे, उसका बेटा हेक्टर था। और ये फ्रैंकवा, जो गौरी मैडम की जो बेटी थी फ्रैंकवा, उस कारमेन को क्या कहती थी, आया कह के बुलाती थी, आया कहकर बुलाती। चलिए अब हम अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, 6ठा स्लाइड। चलिए अब इसमें इस स्लाइड के अंदर आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट बन सकते हैं उन्हें भी निकाल दिया गया। अब देखिए, गौरी मैडम की बात की जा रही, याद है, गौरी मैडम जो अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। गौरी मैडम की लड़की का क्या नाम था, पूछा जाएगा, ये गौरी मैडम की लड़की का क्या नाम था। तो आपको पता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या नाम था, फ्रैंकवा। इस कहानी में चौकीदार का नाम, ऑफ कोर्स इस हेनरी लोपेज वाली कहानी के अंदर, ठीक है, पेशगी के अंदर, इस कहानी में चौकीदार भी एक था, एक किरदार के रूप में चौकीदार था, जिसका नाम था फंडिनांड था, याद रखेंगे। और फंडिनांड के अनुसार मैडम का पति उसे पीटता था। चौकीदार था, वो तो नौकरानी थी, इस यहाँ पे एक चौकीदार था, क्या नाम था उसका, फंडिनांड था। और फंडिनांड के अनुसार, उसके अनुसार मैडम को, जो गौरी मैडम को, उसको कौन पीटता था, उसका पति उसे पीटता था। ठीक है, फ्रैंकवा कौन, उस गौरी मैडम का बेटी थी। फ्रैंकवा को संतरे कारनेम ने दिए थे। फ्रैंकवा जो है ना, फ्रैंकवा जो बेटी थी उसकी, जो गौरी मैडम की बेटी थी, तो फ्रैंकवा को संतरे कारमेन ने दिए थे। ठीक है, अब कारमेन फ्रैंकवा की मात्र 2 महीने की आयु से, आपको पता है जो कारमेन जो नौकरानी है, उस फ्रैंकवा जब 2 महीने के थी तो 2 महीने के आयु से ही उसकी देखभाल ये करते थे। ठीक है, फ्रैंकवा को क्या पसंद था, फ्रैंकवा को अंगूर पसंद था, अंगूर मजे से वो खाती थी फ्रैंकवा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, कारमेन ने उसको संतरे खाने के लिए दिए थे, और फ्रैंकवा मजे से क्या खाते थे, अंगूर खा रही थी। ठीक है, कारमेन के खुद के बेटे का नाम क्या था, आपको पता है, उस कारनेम के बेटे का नाम हेक्टर था। और आपको बात ये भी मालूम होना चाहिए कि कारनेम को जो नौकरानी थे, उसकी नौकरानी को क्या कहकर बुलाती थी, फ्रैंकवा आया कहकर बुलाती थी। ठीक है, कारनेम के खुद के बेटा का नाम क्या था, हेक्टर था। अब देखिए, कारमेन पहले ही अपने 2 बच्चे को खो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है कि पैसे की समस्या होने की वजह से वो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाए, वो ओझा सोखा के पास लेकर जाती थी, और इसमें क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, 2 बच्चे। मैडम ने अगले दिन कारमेन को 500 फ्रैंक देने का वादा किया था। ठीक है, जिस दिन वो मांगी थी उसके अगले दिन बोली थी कि अगले दिन आना पैसा लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए, कारमेन के गांव का नाम क्या था, माकेले केले गांव का नाम था। कारमेन प्रतिमा, आपको पता है कारमेन को प्रतिमा जो गौरी मैडम थी कितने रुपया देती थी, 5000 फ्रैंक पर वो काम करती थी, प्रतिमा 5000 फ्रैंक पर काम करती थी। अंत में इलाज की कमी से कारमेन का बेटा हेक्टर भी मारा जाता है। ठीक है, चलिए अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, अगले स्लाइड के पास लेकर चलते हैं, स्लाइड नंबर 7। ठीक है, चलिए अब इस पाठ की संक्षिप्त में कुछ चीजें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, रस्सी का टुकड़ा इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, रस्सी का टुकड़ा इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की संवेदनहीनता और एक निर्दोष व्यक्ति पर लगे झूठे आरोप के दर्द को दिखाया है।
मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब इसके ऊपर झूठे आरोप, बटुआ चोरी होने का झूठे आरोप जब इस बूढ़े किसान के ऊपर लगा दिया गया था, तो एक बार बार जो है उस बाजार में आता था, गोदरवली बाजार, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, वहाँ आकर लोगों को समझाता था, बताता था कि देखो भाई, हमने इसको चोरी नहीं किया है, हमने इस बटुए को चोरी नहीं किया है, और मैं तो रस्सी का टुकड़ा उठाया था, हमने कोई चोरी नहीं की है। लोगों को घूम घूम कर क्या लोगों को बताता था, ठीक है। लेकिन लोग इसकी बातों पे विश्वास नहीं किए, और अंततः वो अपनी अंतिम सांस तक इस प्रयास में वो क्या कर जाता है, हार जाता है, और अतः वो अंत में जाकर मर जाता है, डेथ कर जाता है, ठीक है। कलर की मौत, ठीक है। कलर की मौत में मैंने बताया था, कलर की मौत में एक व्यक्ति जो है अचानक छींक देता है, और वह छींक एक जो है ना, एक ऊंचे पद वाले व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, पड़ जाता है, और उससे वो माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वो माफ़ी मांग नहीं पाता है, और इस दुर्व्यवहार को अपने पत्नी से बताता है, और पत्नी उसे माफ़ी मांगने को कहती है, ठीक है। और इस सुबह क्या करता है, बढ़िया कोट पहनता है, और जो है कि बाल कटवाता है, और अच्छे से माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन वो माफ़ी मांग नहीं पाता है, और वापस आकर क्या करता है, उसी स्थिति में, वो कोट पहनने हुई स्थिति में क्या कर जाता है, घर में डेथ कर जाता है, ठीक है। देखिए कलर की मौत, देखिए कलर की मौत यह एक व्यंग है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक अदना सा क्लर्क अपने अधिकारी के सामने जाने के डर से दम तोड़ देता है, ठीक है, समझ गए। पेशगी, अब पेशगी में वही नौकरानी कारमेन, आपको पता है कारमेन जो होता है ना, पैसे के लिए दूसरे घर में क्या करती थी, उस बच्ची के फ्रैंकवा की देखभाल करती थी, क्यों, अपने बच्चे को छोड़कर, छोटे बच्चे अब हेक्टर का भी ख्याल नहीं रखती थी वहाँ पे नौकरी करने के लिए, ठीक है, पैसे के लिए, ठीक है। तो पेशगी में इसमें कांगो की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया, और आपको पता होना चाहिए हेनरी लोपेज कहाँ थे, अफ्रीकन देश के कांगो के रहने वाले थे, अफ्रीकन देश के कांगो की रहने वाली थी, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम इस कहानी को आगे की तरफ लेकर चलते हैं आपको, ठीक है। आप चलिए देखिए, पाठ का नाम पढ़ेंगे, यहाँ पे पाठ का नाम दे रखा है, इसमें लेखक का नाम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देश का नाम दे रखा है, ठीक। चलिए अब रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा है, रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा है, रस्सी का टुकड़ा क्या है यहाँ पे, गाइडी मोपासा, और आपको पता होना चाहिए कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। कलर की मौत अंतोन चेखव, और ये कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे, ठीक है। पेशगी हेनरी लोपेज, और ये कहाँ के रहने वाले थे, अफ्रीका देश के कांगो शहर के रहने वाले थे, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए हम आपको प्रतिपूर्ति और ये कृति यहाँ पे, अब रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा फ्रांस के रहने वाले थे, कलर की मौत अंतोन चेखव रूस के रहने वाले थे, पेशगी हेनरी लोपेज ये कहाँ के, अफ्रीकी देश के कांगो शहर के रहने वाली थी, ठीक है। चलो अब हम आपको आगे की स्लाइड की तरफ लेकर चलते हैं, 8 के बाद यहाँ 9 के बाद 10th। चलिए यही कहानी है, आपको ये रिपीट हो रहा है 9 के बाद यहाँ पे 10th, ये भी रिपीट हो रहा है, अब सेम कहानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11 ये सेम कहानी है, चलिए ठीक है। अब हम 16 देखते हैं, चलिए आपको PYQ हम डिस्कस कर लेते हैं। PYQ देखिए, अंतोन ये रस्सी का टुकड़ा, फिर ऐसे एक बार रस्सी के टुकड़ा वाली कहानी को आपको बहुत इजीली थोड़ी से हम रिवीजन करा देते हैं, आप बस इस कहानी को याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको देखिए रस्सी के टुकड़ा किसने लिखा, गाइडी मोपासा,
रस्सी ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव निकाल देते हैं। गाई डी मोपासा लिखे थे, ये कहाँ का रहने वाले थे? फ्रांस का रहने वाले थे। 1870 से 1890 के बीच में कुल इन्होंने 300 कहानियां लिखी और 6 उपन्यास और 3 यात्रा पुस्तकें और 1 कविता के पुस्तक इन्होंने लिखी। ये क्या करते थे? बुजुर्गा समाज, जो बुजुर्गा समाज के लोग होते हैं उनके चाल चरित्र को बेपर्दा इन्होंने किया है। बेपर्दा बुजुर्गा समाज के चाल चरित्र के लोगों को बेपर्दा किया है। और इस कहानी की शुरुआत तो कुछ इस तरह से होती है, भीड़ भाड़ वाली बाजार गोदरवली, और इस रस्सी के टुकड़े की कहानी की शुरुआत इसी गोदरवली के भीड़ भाड़ बाजार वाले से बाजार से होती है, जहां पर एक गिरे हुए रस्सी के टुकड़े को एक बूढ़ा किसान उठाता है और इस दृश्य को उसका दुश्मन मलांदे इस दृश्य को देख लेता है और उसके ऊपर बटुआ चोरी होने का आरोप लगा देता है। और इस चीज को साबित करने में कि वह बटुआ नहीं चुराया है, वह तो एक रस्सी का टुकड़ा उठाया है, आजीवन भर प्रयास करता है। वो बार बार उस बाजार में आकर लोगों को बताता है कि हमने जो है बटुआ नहीं चुराया है। और फाइनली वो क्या करता है एक दिन, लेकिन लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते और अतः वो अंत में एक दिन क्या करता है? मर जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस कहानी के सारांश हमने बता दिया और चलिए हम इसके अंदर आने वाली पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आप देखिए, अंतोन चेखव की कहानी है। अब पता अंतोन चेखव कहाँ के बिलोंग करने वाले थे? ये कलर की मौत, अंतोन चेखव कहाँ? कलर की मौत से बिलोंग कर, ये इनकी कहानी है। कलर की मौत वाली कहानी अंतोन चेखव की है। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम था? कलर का नाम बताए, ये चेख्यकोव था। क्या था? चेख्यकोव था, यही नाम था उसका, चेख्यकोव था। कलर की मौत अंतोन चेखव ने लिखा था। किसने लिखा? अंतोन चेखव ने कलर की मौत को लिखा था। कलर की मौत, यहाँ पे देख, कलर की मौत शीर्षक पाठ में जो जनरल अंतिम प्रार्थी की बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा था? ठीक है, शयन कक्ष के जाने के लिए वो मुड़ा था। कहाँ पे? शयन कक्ष के जाने की ओर मुड़ा था। ठीक है, अब देखिए चेख्यकोव किससे माफी मांगने गया था? आपको पता है, ब्रिजा लो के सर पर वो क्या छींक दिया था, तो यही इसी के यहाँ माफी इससे मांगने गया था, जो ऊंचे पद वाले व्यक्ति यही था जो सिविल में रहता था। देखिए चेख्यकोव को क्या देख रहा था? कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। क्या देख रहा था? देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चेख्यकोव क्या देख रहा था? कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर दे। तो क्या देख रहा था? वो सर्कस देख रहा था। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे कि वह क्या देख रहा था? सर्कस देख रहा था। चलिए हम आपको अगले स्लाइड की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए पेशगी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने होंगे और पेशगी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पेशगी क्या है? पेशगी क्या है? एक प्रतिपूर्ति है। पेशगी क्या है? एक प्रतिपूर्ति है। चलिए हम आगे, अब देखिए पेशगी, ये जो पेशगी है ना, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? आप देखिए पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे? तो कौन थे? हेनरी लोपेज थे। अब फ्रेंका का आया कौन थी? जो फ्रेंकवा थी ना, उसको क्या कहकर बुलाती थी? कार्मेन को आया कहकर बुलाती थी। मैंने आपको बताया था दोस्त, जो उसकी गोरी मैडम की जो बेटी थी जिसका नाम क्या था? फ्रेंकवा। और फ्रेंकवा जो होता है उस नौकरानी जो कार्मेन को क्या कहकर बुलाती थी? तो आया कहकर बुलाती थी। किसको? उस कार्मेन को, नौकरानी को। ठीक है, पेशगी शीर्षक में कहानी में जो कार्मेन का काम में कितना फ्रैंक मिलता था, वो महीने के कितने कमाती थी? 5000 फ्रैंक कमाती थी। यह 5000 फ्रैंक क्या करती थी? वो कमाती थी। चलिए हम अब आपको अगले स्लाइड की तरफ लेकर चलते हैं। 18 स्लाइड के। चलिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ, रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये हमको बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। चलिए फिर अगला 19, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।
चलिए अब हम आपको अगले स्लाइड के ऊपर मूव कर दिए हैं, जिसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हम देखिए ऑलरेडी आपको कहानी रस्सी के टुकड़े जो गाई डी मोपासा जो फ्रांस के रहने वाले थे इनके द्वारा लिखा गया है, और आपको बताए थे कि 1890 से लेकर 1870 से 1890 के बीच में इन्होंने टोटल 300 कहानियां लिखी, 6 उपन्यास और 3 यात्रा पुस्तकें और 1 कविता के पुस्तक इन्होंने लिखे थे। तो देखिए इसमें कहानी कितने लिखे थे, टोटल 300 कहानी लिखे थे। पहला में देखिए 1870 से 90 के बीच में गाई डी मोपासा की कहानी क्या है, कहानी कितने पुस्तकों में प्रकाशित हुई थी, टोटल 300। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र की बेपर्दा किया है, ये भी हम आपको बताए थे। बुजुर्वा समाज, कौन सा समाज, बुजुर्वा समाज के चाल चरित्र को बेपर्दा इस कहानी के अंदर किया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं आपको। देखिए किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था, किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था, किसका, हुलब्रेक का, किसका था, मैत्र हुलब्रेक का बटुआ गिर गया था। ठीक है, ए। अब किस चौराहा पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार क्या था, वह भीड़ भाड़ वाली बाजार कौन सी थी, गोदरवली, कौन सी थी, गोदरवली। तो आप इसे याद रखें क्योंकि इस रस्सी के टुकड़ा नामक कहानी की शुरुआत इसी भीड़ भाड़ गोदरवली बाजार, गोदरवली भीड़ भाड़ की जगह से शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखिए रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में जो मलांदे क्या काम करता था, और हम आपको बताए थे मलांदे उस बाजार में, गोदरवली बाजार में क्या काम करता था, घोड़ों की काठी घोड़ों की काठी बनाने का वह क्या करता था, काम करता था। चलिए तो अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि पूरी कहानी को एक बार समराइज कर देता हूं, आपके लिए पूरी कहानी समराइज कर देता हूं। देखिए कहानी में बस ध्यान से सुनिए, सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए पहला कहानी था, इस प्रतिपूर्ति के अंदर 3 कहानी थे, एक रस्सी का टुकड़ा था, कलर की मौत था और पेशगी था। रस्सी के टुकड़ा नामक कहानी किसने लिखा था, गाई डी मोपासा, और ये गाई डी मोपासा कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस में। ये जो होता है ना, ये बुजुर्वा समाज के लोगों का चाल और चरित्र को बहुत ही बेपर्दा किया। और इस कहानी में जो 1870 से लेकर 1890 के बीच में इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, 6 उपन्यास, 3 यात्रा के पुस्तकें और 1 कविता के पुस्तकें इन्होंने लिखी। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है, भीड़ भाड़ वाली बाजार, मतलब इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि भीड़ भाड़ वाली बाजार जो गोदरवली बाजार, उसी गोदरवली भीड़ भाड़ वाली बाजार से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ एक गरीब बूढ़ा किसान व्यक्ति रास्ते में गिरे हुए एक रस्सी का टुकड़ा उठाता है और उस दृश्य को उसका दुश्मन दोस्त मलांदे इस दृश्य को देखता है और देखकर उसके ऊपर बटुए चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगा देता है, जबकि वह बटुआ नहीं चुराया था। लेकिन वो पूरी आजीवन भर अपने मृत्यु के अंतिम दिनों तक इस बात को वो साबित नहीं कर सका कि वह बटुआ नहीं चुराया था, वह तो एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था। वो बार बार उस भीड़ भाड़ वाली बाजार में आता था और लोगों को बताता था, देखिए हम चोरी नहीं किए हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा को उठाए थे, हम चोरी बटुए नहीं किए हैं। लेकिन वहाँ के लोग इस बात का विश्वास नहीं करते हैं और ये अपने मृत्यु के दिनों तक वो इस बात को साबित नहीं कर सका कि वह बटुआ नहीं चुराया था, वह तो सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा उठाकर अपने जेब में रखा था। ठीक है, और फाइनली वो अंत में एक दिन क्या कर जाता है, मर जाता है। अगला कहानी है कलर की मौत, अंतोन चेखव कलर की मौत, और ये कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। और मैं बता दूं दोस्त कि इस कहानी के अंदर वो एक सामान्य व्यक्ति जो था वो अचानक छींक देता है और वह छींक एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है और वह आदमी इस चीज के लिए, इस दुर्व्यवहार के लिए वो माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह माफ़ी मांग नहीं पाता है। वह घर पर आता है और अपने पति से इस दुर्व्यवहार के बारे में बताता है, तो पत्नी कहती है कि आपको इस दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहिए
और माफ़ी मांगने के लिए वो बाल कटाता है और अच्छे कोट कपड़े पहनता है और फिर घर जाता है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन माफ़ी क्या मांग नहीं पाता है और पुनः वापस लौटता है, अपने शयन कक्ष में जाता है और उसी कोट पहना हुआ वो डेथ कर जाता है, मृत्यु कर जाता है। और अगली कहानी है पेशगी, हेनरी लोपेज की पेशगी, जिसमें आपको वो नौकरानी कार्मेन और गोरी मैडम होती थी ना, गोरी मैडम के बेटी का नाम क्या था, फ्रैंकवा। जो कार्मेन जो नौकरानी थी आया कह के बुलाती थी, ठीक है। फ्रैंकवा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, अंगूर खाना पसंद था, ठीक है। और उसको कितने रुपए मिलते, इलाज कराने के लिए कितने रुपए दी थी, 500 रुपये दी थी। और उसको कितने, कार्मेन की सैलरी मंथली कितनी थी, 5000 फ्रैंक था। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ओवरऑल दोस्त इस कहानी का यही सारांश है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चंस भी आपको इसमें लर्न कराएं, याद कराएं। आप मैं पुनः मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको 2-4 बार पढ़िए, याद करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। मैं पहली बार पढ़ाया हूं, धीरे धीरे मैं और अपने आप को इम्प्रूवमेंट इसमें दूंगा, पर डे इम्प्रूवमेंट करूंगा और एक समय बेहतर मैं इस चीज़ को पढ़ा पाऊंगा आपके लिए, ठीक है दोस्त। चलिए हम इस चैप्टर इसको एंड करता हूँ, इस लेक्चर को। और अब तैयारी कीजिए, पेपर ढंग से दीजिए। और चलिए मैं रखता हूँ, धन्यवाद।